तो ये तो मान के चलिए आपके पास 3, 4, 5, 6 महीने आराम से हैं, तो हम आराम से भी पढ़ेंगे ना। इस दौर में अगर सिर्फ पढ़ाई से जुड़े भी रहेंगे तो वो मोर देन इनफ है। अगर कभी ऐसा हो टेक्निकल फॉल्ट के चलते सुबह सुबह क्लास ना हो पाए, तो हम उसको दोपहर में, शाम में, जब बनेगी बात तब कर लेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और जैसी कंडीशन होगी उसमें हमेशा खुश रहना पहली बात होती है। बहुत लोग तो ऐसे चिंतित हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे पता नहीं कितना बड़ा कोई इशू हो गया है। ऐसा अगर कभी होता है तो पैनिक नहीं होना। पहली चीज, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये कभी भी जवाब दे सकती हैं, लेकिन उसके ऊपर काम किया जाता है। अगर कभी कोई इशू आता है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टीम यहाँ भी है, दिल्ली से भी हम लोग, जो हमारी मेन टीम है जो ऐप के ऊपर काम करती है, तो आपस में ये मिलजुल के 1-2 घंटे में, 4 घंटे, 6 घंटे, जितना टाइम लगता है उतने में उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तब तक का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकल है, ये कोई मैनुअल तो है नहीं, इंसान के हाथ में नहीं है कि लाइव क्लास में जाके पढ़ा दें। तो ऐसा कभी हो जाए भविष्य में तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और ऐसा होगा तो फिर उस क्लास को हम या तो शाम में ले जाएंगे या अगले दिन पढ़ा देंगे। ऐसी कौन सी अफरा तफरी मच रही है कि एक दिन में कोई दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अगली बार जब ऐसा हो तो आपको पहली चीज़ है दिमाग से शांत रहना है, बहुत चिंता नहीं करनी है। अगर ऐसा कोई इशू आता है तो वो सबसे पहले हमें ही पता चलता है, क्योंकि टेक्निकल टीम एक्टिव रहती है और ये बहुत सारी हमारी टीम्स ही अपने ऐप में क्लासेस को ले रहे होते हैं। ठीक है, तो चिंता मत करना। अगर कभी ऐसा हो जाए, वो क्लास जो नहीं होंगी वो आगे हो जाएंगी, या तो उसी दिन में, जैसे आज हो गई। आज उन्होंने हमें कहा 2 घंटे लगेंगे, तो मैं कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आज मेरी क्लास जो 11 बजे होनी थी, ये 2 बजे हो रही है, क्योंकि 1 बजे वाले जो सर थे उन्होंने एज इट इज अपनी क्लास ले ली। तो वो जो बीच का ब्रेक आ गया, 11 वाली 12 वाली क्लास, वो अब हो जाएंगी। तो चिंता नहीं करनी। पहली चीज होती है खुश रहना। जो कंडीशन है, जैसी कंडीशन है, उसमें खुश रहो, कोई बात नहीं। क्लास एक दिन लेट हो जाए, ना हो एक दिन, तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम आराम से पूरा कराएंगे। ठीक है, चलिए, हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, संविधान, ये हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने संविधान का मेजर हिस्सा आपको पूरा पढ़ा दिया था। मतलब वैसे तो संविधान महीने 2 महीने चलेगा पूरा, क्योंकि उसी के टॉपिक्स हैं सारे, लेकिन संविधान एक मोटी, अगर बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की, तो संविधान को एक चैप्टर में बांध के दिखाया जाता है, जिसमें कि उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कब बनना स्टार्ट हुआ, कितने लोग आए, मुस्लिम लीग के कितने थे, कितनी बैठकें हुई, कितने सत्र हुए, कितने साल सेशन चला, अध्यक्षता किसने की, टेम्पररी अध्यक्ष, इस तरह की बातें जो मुझे उम्मीद है सब लोगों की समझ में आ गई होंगी। और बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें ये सब चीजें आती भी होती हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं जब पढ़ाता है टीचर कि आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको आ जाए, और आपको आता है तो भी आपका रिवीजन हो जाए। तो दोनों तरह के स्टूडेंट साथ में जुड़े होते हैं, हजारों बच्चे हैं तो हर तरह का क्राउड होगा, तो सबको ये चीज अब ढंग से आ जाएगी अगर उसने क्लासेस ली हैं। पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास कल से क्लासेस पहुंच जाएंगी, मतलब कल से फाइल आपके लिए अवेलेबल होगी, और कल से मैं इसको किताब से भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। वैसे किताब पढ़ाने में ना, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, सारी बातें मैंने आपको इन 6-7 क्लासेस में बता दी हैं, कुछ अनोखा अजूबा नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि किताब से भी पढ़ा दो, तो इसलिए बुक से भी पढ़ा दूंगी, वरना सारी चीजें मैंने किताब वाली आपको पढ़ा दी। चलिए, संविधान था और आज इस चैप्टर को यहाँ क्लोज करेंगे, ताकि कल से फिर इसको बुक के फॉर्म में, फॉर्मेट में पढ़ पाए। ठीक है, तो संविधान में हम लोगों ने देखा था कि इसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 389 टोटल स्टार्टिंग के मेंबर्स, लास्ट में साइन 284 के 15 महिलाएं, इनमें इकलौती मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थी, और 284 लोगों के साइन हुए 26 नवंबर 1949 विधि दिवस के रूप में, क्योंकि संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। लेकिन 2 महीने बाद 26 जनवरी को इसको हमने प्रॉपर तरीके से लागू किया, गणतंत्र कहलाया, भारत रिपब्लिक कहलाया। तो हम लास्ट क्लास जो हुई थी ना, उससे मैंने तुम्हें 5 शब्द बताए थे और कहा था ये पांचों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, संविधान के 5 शब्द, जिनमें से 3 को हमने उस दिन जान भी लिया था। एक शब्द था सवर्ण, सवर्ण या सवर्णिटी कह लीजिए, जिसको आप कहते हैं प्रभु सत्ता संपन्न, प्रभु सत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न भी लिख देते हैं इसको, यानी खुद की सत्ता। सवर्ण कंट्री है हम, या सवर्णिटी कह लीजिए अगर फीलिंग की बात करें तो। एक हमने बात की थी डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी जिसे आप हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। और एक हमने बात की थी समाजवाद या सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म,
समाजवाद। और मैंने बताया था कि भारत में पूर्ण रूप से समाजवाद नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, लेकिन हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि पूरे समाज का कैसे भला हो, और इसीलिए कहते हैं कि भारत में सोशलिज्म का भी टॉपिक है। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहूंगी कि सोशलिज्म आपके देश में, अच्छा ब्लैक कलर के लिए कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, अगली स्लाइड ब्लैक कलर की कर दूंगी मैं। तो सोशलिज्म क्या है, समाजवाद, ये 3 शब्द तो मैं लास्ट क्लास में बताए थे, अभी नया नहीं पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब था जब सरकार या आपकी जो व्यवस्था है वो समाज की भलाई को ही सबसे इम्पोर्टेंट माने। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो समाजवाद का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हर हाथ को काम मिले, हर बच्चे को पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिले, हर बीमार आदमी को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, एक जैसा सबका जो है पूरे समाज में हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। ऐसा ना हो अमीर आदमी का इलाज अलग जगह होगा, गरीब आदमी सड़कों पे मरेगा, ऐसा नहीं होगा। ये थी समाजवाद की कल्पना। तो भारत की सरकार ने समाजवाद को इम्पोर्टेंट माना था, और स्टार्टिंग में जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब समाजवाद का कॉन्सेप्ट आपके भारत के संविधान में नहीं था। ये लेटर स्टेज में आया 1976 में। आपके देश में संविधान में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट। मैं इसको आगे बहुत डिटेल से बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना सुन लो, ये शब्द आपके समाजवाद शब्द आपके संविधान के मूल प्रति में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। और ये तीनों मैंने उस दिन डिस्कस कर दिए थे। आज इसके आगे बढ़ेंगे, जो 2 शब्द हमारे रह गए थे उनके ऊपर बातचीत करेंगे। तो 3 शब्द तो उस दिन हो गए थे ना। चौथा शब्द है, आज हम बात करेंगे गणतंत्र के ऊपर, रिपब्लिक जिसको आप बोलते हैं। और एक शब्द आपका रह गया था इसमें, ये जो धर्म वाला था ना, ये एक्सप्लेन नहीं किया था। धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए, या इसी को आप कह लीजिए पंथ निरपेक्ष। अगर इंग्लिश वाले कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो उन्हें ये सेक्युलर के नाम से पढ़ना है, सेक्युलर। और सेक्युलरिज्म जिसको बोलते हैं आप, गणतंत्र को आप कहते हैं रिपब्लिक, या रिपब्लिकन कंट्री कह लीजिए। अब 3 शब्द तो हमें क्लियर थे, चौथा पांचवा ये क्या है जान ले। गणतंत्र, गणतंत्र के 2 मतलब होते हैं। जैसे हम बचपन से कहते थे आज रिपब्लिक डे है, तो क्या हुआ था, तो बच्चे ब्लैंक, पता ही नहीं था, बस इतना रटवा दिया था, आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ। नहीं, ये रिपब्लिक का मतलब नहीं था। आपने संविधान लागू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिक का असली मतलब होता है जब आपके देश का जो हेड ऑफ द कंट्री है, आपके देश में हेड ऑफ द कंट्री किसको माने, राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो देश का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ी पोस्ट मान लीजिए, जो देश का पहला नागरिक है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का प्रधान कमांडर या कमांडर इन चीफ है, तो सबसे बड़ा आदमी आपके देश में, जिसको संविधान ने ये ओहदा दिया है कि आप देश में सबसे पहले नागरिक हैं, तो उस आदमी का की जो पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, इस पे कोई भी आदमी कोई भी औरत बैठेगा, और उसको आप कहेंगे महामहिम राष्ट्रपति। इसका बहुत रिगार्ड, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करनी है, क्योंकि इस पोस्ट की इज्जत आप करेंगे, चाहे कोई बैठा हो, वो किसी पार्टी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपके देश में इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल दूं कि बीजेपी की सरकार में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे, और देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 2014 में ये बीजेपी की सरकार आई थी ना, 17 तक प्रणब मुखर्जी ने बहुत बढ़िया काम किया। यानी वो थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन रिस्पेक्ट उस पोस्ट की थी जिसपे वो बैठे थे, इसलिए आपने कभी मोदी जी और प्रणब मुखर्जी के बारे में, चिकचिकबाजी के बारे में नहीं सुना। तो ऐसा बहुत बड़ी बात है, इस पोस्ट की इतना रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये भारत के पहले नागरिक कहलाते हैं। तो हेड ऑफ द कंट्री आपका राष्ट्रपति। 2 ध्यान से बातें सुनना, ए पॉइंट और बी पॉइंट। कोई भी आदमी आपके यहाँ पैतृक नहीं होगा इस पोस्ट पे बैठने वाला, यानी हेरिडिटरी कि भैया मेरे पिताजी राष्ट्रपति हैं तो मैं ही राष्ट्रपति बनूंगा। जैसे पुराने टाइम में था ना, राजा का बेटा ही राजा बनता था, आपके देश में राष्ट्रपति की पोस्ट पर ऐसा नहीं है। और राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेके जीत कर आना बहुत जरूरी है। सिर्फ अगला राष्ट्रपति कौन होगा तो इसका आंसर ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अगले राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन का एक प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा, और जो उसमें जीतेगा वही देश का राष्ट्रपति बनेगा। यानी ये पद पैतृक नहीं है।
इसके लिए इलेक्शन किया जाता है, इसके लिए चुनाव किया जाता है। हर 5 साल में एक बार आपके देश में राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट किया जाता है और इसमें आप और मैं तो हिस्सा नहीं लेते, गणमान्य व्यक्ति, एमएलए, एमपी, देश के सबसे बड़े जिनको मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुन के भेजा है, वो इसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। और ये पद पैतृक नहीं है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जो भी आपके देश का हेड बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, उसका एक टेन्योर है, उसका एक टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं कि राज करने बैठा तो हटा ही नहीं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, औरंगजेब जैसे पुराने मुगलों की हमने बात पढ़ी हुई है, 1658 में बने थे और 1707 तक बैठे रहे। ऐसे कोई 50 साल बैठा रहा, कोई 30 साल बैठा रहा, कोई 40 साल बैठा रहा। जब तक वो मरते नहीं थे या उनके बेटे उनको मार नहीं देते थे, तब तक वो राजपाट संभाल के रखते थे। आज की कंडीशन में ऐसा नहीं है। आज ये 2 कंडीशन आपके राष्ट्रपति के साथ है, एक तो वो पद पैतृक नहीं है और दूसरा इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। अगर कोई राष्ट्रपति अच्छा काम करता है, उसको मौका दिया जाता है। संविधान ने कहा है कोई आदमी कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन होगा इलेक्शन से। आपके देश में आज तक सिर्फ एक आदमी है जो 2 बार इलेक्टेड राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बन कोई भी सकता है, लेकिन आज तक बने हैं सिर्फ एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके लिए भी देखो इलेक्शन करना जरूरी है। तो ये एक टाइम पीरियड के लिए आते हैं, बंधे हुए 5 साल के लिए। ये पोस्ट पैतृक नहीं है। ये 2 कंडीशन दिखाती हैं कि आपके देश में गणतंत्र है। आपका देश गणतंत्र देश है। आपके देश को रिपब्लिकन कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, चाहे डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्टेड है, ये पद पैतृक नहीं है। अगला राष्ट्रपति कौन होगा वो इलेक्शन के प्रोसेस के बाद पता चलेगा। बस आप और मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन लेते तो है ही ना। जो भी लोग लेते हैं तो इलेक्शन ही वो भी। और दूसरा, इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। अगर दोबारा भी बैठना है, अच्छा काम किया, तो भी इलेक्शन के बाद आएगा, दोबारा अगले 5 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि लगातार 20 साल तक बैठे रहेंगे जैसे कि राजा महाराजा थे। इन 2 कंडीशंस के कारण आपका देश रिपब्लिकन कंट्री कहलाता है। ठीक है, तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी 2 अलग अलग बातें हैं। डेमोक्रेसी का मतलब था लोगों ने अपने हक से अपने वोटिंग राइट का यूज किया और हमारे ऊपर कौन राज करेगा ये उन्होंने डिसाइड किया। बंगाल के इलेक्शन से बेहतर और क्या आपके सामने कल परसों में आज देख लीजिए, ममता बनर्जी ने शपथ भी ले ली। ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई हैं, लेकिन फिर भी शपथ ले ली। क्यों? क्योंकि सीटें ज्यादा उन्हीं की पार्टी की हैं। और अब आप देखोगे एक आधे दिन में, 2-4 दिन में कोई ना कोई एमएलए जो जीता हुआ है वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा, वहां उपचुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे और ममता बहन जी जो है, वो ममता दीदी जिनको आप बोलते हैं, वो वहां से आ जाएंगी। ठीक है, चलिए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको कि रिपब्लिक की क्या पहचान है। 5वां टर्म है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। इसका क्या मतलब है? हम जब इंडिया आज़ाद नहीं था ना, तो धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा अंग्रेजों ने बना दिया। जैसे हमारे देश में धर्म था, ऐसा नहीं कि धर्म नहीं था। एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते हैं कि इंडिया में हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा था, या फिर मोटे तौर पे बात करें एंशिएंट की तो जैन था और बौद्ध था। लेटर स्टेज में जब ये 3 धर्म बहुत पनपे, बहुत आगे तक गए, फिर हमारे ऊपर विदेशी आक्रमणकारी, और जिनमें कि गजनवी गौरी का नाम आपने सुना होगा, और उसके बाद फिर पूरा 1000 सालों का इतिहास जो आपने 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसको आप मध्यकालीन भारत कहते हैं, जिसमें हमारे देश में एक नए धर्म का आविर्भाव हुआ, ये था इस्लाम धर्म। और ये 4 धर्म प्रोमिनेंट में दिखने लग गए, हिंदू, मुस्लिम, ये मुस्लिम और सिख तो यहाँ पुराने ही हैं। सिख कोई बाहर से नहीं आए थे, यहीं का कौम था, यहीं की कम्युनिटी थी। फिर उनको तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, यानी मुस्लिम जिसको आप कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम होती है, मुसलमान होते हैं, धर्म इस्लाम है। ठीक है, इस टाइम तक आपके देश में मारकाट थी। ऐसा नहीं है कि धर्मों की लड़ाइयाँ नहीं थी, बहुत लड़ाइयाँ थी। बहुत सारे आपके मंदिर टूटे, मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी, मंदिर बने, लेकिन फिर भी आपका ये अपना देश का मुद्दा था। विदेशियों को इसमें बोलने के लिए हमने हक नहीं दे रखा था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इस पुरानी एक थी ना मन की जो ये कहीं ना कहीं था कि भाई इनका धर्म आगे हमारा धर्म पीछे, ये वाली बात, इसको मोहरे की तरह यूज किया और आपस में इतना लड़ाया, इतना जहर घोल दिया कि फिर वो कभी एक हो ही नहीं पाए। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई धर्मों की लड़ाई पहले भी थी, लेकिन आप याद करो अकबर जो कि मुस्लिम था, इस्लाम धर्म को मानता था, उसने बीरबल, टोडरमल, ऐसे नाम सुने हैं ना आपने। ये जो मैंने नाम लिए, मानसिंह है, सब हिंदू थे। मानसिंह उसका खास सेनापति था।
आप खुद सोचो, राजा की सबसे बड़ी ताकत उसके सेनापति के हाथ में होती है, उसने सेनापति अपना हिंदू बना रखा जबकि खुद मुसलमान है। ऐसे ही पैसा सबसे बड़ी ताकत होती है राजपाट की, वो पैसा राजकोष का सारा काम धाम लिखत पढ़त किसको दे रखी थी, टोडरमल को, जो कि हिंदू था। उसके सबसे क्लोज भाई सलाहकारों में बीरबल हुआ करता था जो उसका खास आदमी था। इन तीनों नामों से आप समझ जाओ तीनों हिंदू हैं और ये तीन खास आदमी नवरत्नों में हैं, यानी 9 टोटल बेस्ट आदमी उसके पास है, जिनमें से 3 जो बड़े नाम लिए मैंने ये हिंदू हैं। इसका मतलब हिंदू मुसलमान की लड़ाई उतनी नहीं थी जितनी कि अंग्रेजों ने जानबूझ के बढ़ा के और ऐसी दिखा दी, और अंग्रेजों ने ऐसा जहर हमारे मन में भरा, ऐसा नेगेटिव एक मन में वो भर दिया कि आज तक आप देख लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे जब तक पूरे देश में कभी ना कभी कहीं ना कहीं भड़के रहते हैं। ये हिंदू मुसलमानों वाली जो बात है ना, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने इसका मिसयूज किया और आपको 1909 में हिंदू मुसलमान की सीटों पे बांट दिया और आपने कुछ नहीं किया क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं था, हमें हमारे देश को पता ही नहीं था। 1919 में सिखों को अलग कर दिया। 1932 में जब शेड्यूल कास्ट को अलग करने की बात उठी तब गांधी जी ने आमरण अनशन किया था और देखो फिर पूना पैक्ट हुआ था। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आज आपका देश कहता है, आपके देश का संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी सेक्युलर स्टेट है। तो इसका क्या मतलब है, इसके 2 मतलब है। पहला, इसका मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। कोई भी देश होता है ना तो वो अपने आप को कहता है भाई मैं मुस्लिम राष्ट्र हूँ या मैं हिंदू राष्ट्र हूँ, या कोई भी कम्युनिटी, भाई हम इस फलाना कम्युनिटी के राष्ट्र कहलाएंगे। जैसे कहीं आप देखें यूरोपियन ज़्यादातर कंट्रीज हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ लगभग मेजॉरिटी वो है जो चर्च में जाके पूजा करते हैं, इसका मतलब क्रिश्चियनिटी है वहाँ। तो यूरोप का पूरा बड़ा एक आबादी का हिस्सा क्रिश्चियन है। तो आपके यहाँ आबादी मेन जो है वो हिंदू है, लेकिन फिर भी आपके देश ने, संविधान ने ये कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे हर देश अपने आप को किसी धर्म से जानने में खुश होता है कि उसके वहाँ बड़ी आबादी उसी की है, उसी की मान्यता, उसी की पूजा, उसी के संस्थान है। लेकिन आपके देश ने कितनी बड़ी बात है, इसे कहते हैं कि भैया हाथ खोल के स्वागत किया कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है भारत में सब धर्म बराबर हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी जिस भी धर्म को मानता है, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी इच्छा है, आप किसी भी धर्म को फॉलो करें, आप उस धर्म की मान्यताओं को मानें, उसके त्योहारों को मनाएं, उसके रीति रिवाजों को फॉलो करें, जैसा पहनावा वो चाहते हैं आप वैसा पहने, आप कुछ भी करें, बशर्ते आप देश का नुकसान नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। और इसको आपका मौलिक अधिकार बना दिया। धार्मिक आज़ादी भी तो है हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। कोई भी सिख अगर पाग या पगड़ी धारण करता है तो उसको कोई भी पुलिस वाला अगर वो बाइक पे जा रहा है रोक के उसका चालान नहीं काटते कि हेलमेट कहाँ है, क्योंकि उनके धर्म में पगड़ी पहनना एक तरह से वो है ना कंपलसरी। बहुत सारी इस तरह की मान्यताएं होती है कि भाई केश नहीं कटवाने हैं। आपने सुना होगा 5 में तो केश भी आते हैं। तो आपके देश में ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इससे ये दिखता है कि भारत सच में महान है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के, हर कल्चर के, हर विचारधारा को यहाँ समा लिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि यहाँ सिर्फ इस कम्युनिटी के लोग रहेंगे, चाहे कितनी मारकाट हुई, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन आज भी आप देखो इस कंडीशन में, आज इस महामारी में कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, सब बराबर हो गए वापस से। रियलिटी भी यही है, हम सब एक हैं। वो तो जब थोड़ा सा टाइम वैसा होता है ना, जब लोग समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, तब ये गलत यूज कर जाते हैं अपनी पावर्स का। अदरवाइज देखा जाए तो आम इंसान हमेशा से सादगी भरा जीवन जीना चाहता था, अभी भी वैसा ही है। तो आपके देश के संविधान ने भी ये 2 बातें कही। देखो इन दोनों का मतलब क्या है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में सब धर्म बराबर हैं। यहाँ कोई ऐसा धर्म पर आधारित आरक्षण नहीं है। आपने नौकरियों में भी देखा होगा ना, जात पात पर आधारित है, SC, ST, OBC, जनरल, इस पर है आरक्षण। लेकिन हिंदुओं की सीटें अलग, मुसलमानों की सीटें अलग, या इतने सिपाही मुसलमान लगाने हैं या इतने जैन लगाने हैं, ऐसा नहीं है। यानी आपके देश में कितनी अच्छी बात है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं है। आपके यहाँ जाति आधारित आरक्षण है, लेकिन धर्म आधारित आरक्षण आपके यहाँ नहीं है। और धर्म वालों को ही आप अल्पसंख्यक में पढ़ते हैं। ये अल्पसंख्यक एक्सप्लेन नहीं किया गया। माइनॉरिटी कहते हैं ना, माइनॉरिटी क्या होती है, जो टोटल आबादी में पॉपुलेशन कम होती है उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी है। हमको एक्सप्लेन, मैं जो कर रही हूँ, जो बात बता रही हूँ, ये हमें किसने बताई है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो आपके अल्पसंख्यक है ना, इनको आपने संविधान में नहीं एक्सप्लेन किया। अब कोई तुमसे पूछे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा कहाँ है, संविधान में नहीं, अल्पसंख्यक की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है।
ये संविधान में बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत काम की बात है ये। 4 चीजें आ जाएंगी और कहेंगे इनमें से गलत कथन को पहचानो। तो ये ध्यान से समझना, अल्पसंख्यक वो होते हैं जो टोटल आबादी में संख्या में कम पाए जाते हैं। बेसिकली धर्म वाले ही लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, जात पात वाले अल्पसंख्यक में नहीं आते। जात पात वालों को हमारे देश ने आरक्षण दे रखा है बराबरी के लिए, लेकिन धर्म के आधार पे हमारे देश में आरक्षण नहीं है, क्योंकि धर्म का आरक्षण होता तो हम और ज्यादा बढ़ते। ये धर्म आधारित आरक्षण अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए देखो कितने दंगे फसाद और गलत यूज किया उन्होंने। उनकी नीति थी ना डिवाइड एंड रूल की, धर्म आधारित दे रखा था। हमने आजादी के बाद किसी भी नौकरी में किसी भी जगह पे धर्म आधारित आरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया, और न ही संविधान में ये लिखा गया कि आपका देश फलां धर्म को मानता है। आपके देश में सबको आजादी है जिसका जो मन करे। इनफैक्ट हमें धर्म को बदलने की भी आजादी है। कोई भी औरत, कोई भी आदमी अपना धर्म बदल सकता है। जबरदस्ती से धर्म बदलवाना है गलत, कानूनी अपराध। या किसी बड़ी कम्युनिटी को कुछ भी बरगला के बहला फुसला के धर्म बदलवाना है गलत। लेकिन कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है, कोई 1 इंसान, 4 इंसान, 6 इंसान, उनका परिवार, तो इसको गलत नहीं माना गया। ये आपकी धार्मिक आजादी है। आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक इन सब बातों के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए ये जब पढ़ेंगे ना मौलिक अधिकार तब फिर एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में। तो धर्मनिरपेक्ष है आपका देश, 2 मतलब इसके। अब हमें 5 चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। क्या क्या? पहला शब्द था प्रभु सत्ता संपन्न। हम अपनी नीतियां खुद बनाएंगे, हमें अमेरिका, रशिया किसी से पूछने की बाहरी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम इंटरनली भी फ्री हैं और हम एक्सटर्नली भी फ्री हैं। प्रभु सत्ता संपन्न स्टार्टिंग से ये शब्द था। दूसरा शब्द मैंने बताया समाजवाद, स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में आया। सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की समाज का भला हो। इसके लिए सरकारी स्कूल चलते रहने चाहिए, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन चलता रहना चाहिए, सरकारी रेल चलनी चाहिए थी और सरकारी नौकरियां निकलनी चाहिए थी, ताकि जो समाज का गरीब तबका है, जिसको कि बहुत अच्छा खाने पीने पहनने ओढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसकी की भाषा बहुत अच्छी नहीं बन पाई लेकिन दिमाग उसके अंदर भी है, उसको मौका मिले और वो सरकारी नौकरी लग सके, वो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें कि किराया कम हो उसमें ट्रेवल कर सके। और अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता महंगे स्कूलों में, तो सरकारी में भेज के कम से कम पढ़ा लिखा तो सके। तो सरकार की ये जिम्मेदारी थी। समाजवाद का मतलब ही था सारे समाज की भलाई, और जिसमें कि मिनिमम रेट लगना चाहिए हर चीज का। एजुकेशन तो फ्री ही है, सरकारी अस्पताल भी आप देखो सारी चीजें फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन वहां भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, पर्चा बना के लिख देते हैं कि यहाँ ये दवाई नहीं है, बाहर से ले आओ। बाहर जो साइड में दुकान खुली होती है उस पर भी कमीशन होता है, वो कह देते हैं भैया ये वाली दवाइयां बिकवा देना, इतना % तुम्हारा इतना हमारा। तो हमारे देश का ना ढर्रा बहुत बिगड़ चुका, बहुत खराब हो चुका। अदरवाइज समाजवाद के असली मायने जो होते हैं, वहां समाज की भलाई को एक टारगेट करके लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की जाती है। तो समाजवाद हमने देखा। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष के 2 मतलब क्या? भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म बराबर हैं। आरक्षण है यहाँ, लेकिन जाति आधारित आरक्षण है, धर्म आधारित आरक्षण हमने नहीं दिया, अंग्रेजों ने दे रखा था, हमने नहीं दिया। इसके बाद हमने देखा लोकतंत्र, लोगों की सरकार है और लोगों के पास हक है कि अगर वो सरकार को नहीं पसंद करते, उन्हें लगता है सरकार गलत कर रही है, या जिसके लिए सरकार को भेजा था इन पोस्ट पे बैठा के इन बड़े बड़े मंत्रियों को, उन्होंने वो ढंग से नहीं किया, तो वो उसको हटा भी सकते हैं। हर 5 साल में एक बार तो मौका मिलता ही है। अब यूपी के चुनाव हैं, यूपी की जनता देखते हैं क्या डिसीजन लेगी। अगर उन्हें लगता है काम बहुत अच्छा हुआ तो वो सरकार को दोबारा ले आएंगे, और अगर लगता है कि काम अच्छा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1975 में ना आपके देश में 71 के बाद से ऐसा माहौल था जैसा अब माहौल है ना 2021 में, कि भाई चारों तरफ आपको दिख रहा है बीजेपी बीजेपी, लेकिन अब देखो अब हारने की शुरुआत कहीं कहीं से हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं इसको भी देखो, कुछ लोग कैसे कह रहे हैं इसको भी पॉजिटिव देखो कि बीजेपी कुछ तो जीती, लेकिन वो दावे तो खोखले निकले ना कि हम ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाएंगे और नंबर 1 पे आएंगे। हो सकता है, अब ये कुछ नहीं कह सकते, इसमें भी क्या गोलमाल हो। भारत की सरकार के बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी हो। चलिए जो भी रहा, अब यूपी का नंबर आएगा और जब यूपी में इलेक्शन होंगे तो सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा मैंने क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि कांग्रेस का भी एक ऐसा दौर था जब पूरे भारत में कांग्रेस का परचम लहराता था, कांग्रेस का हर जगह झंडा था, और 1971 से 1975 तक पूरे देश में कांग्रेस का विरोध करने वालों का बुरी तरह से एक तरह से दबा के खत्म करने का ट्रेंड चला था।
1975 में। जब 75 में वो केस खुला इंदिरा गांधी का, खुला तो क्या उसका रिजल्ट आया, और जब इंदिरा को कहा कि आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, उसके बाद देश में जब इमरजेंसी लगी तो इलेक्शन जब 77 में हुए ना, तब जनता ने दिखाया कि जनता क्या चीज है। और जनता के हाथ में जो ये वोटिंग राइट है, अगर ईवीएम में गड़बड़ ना हो, अगर गड़बड़ हो तो कुछ नहीं कह सकते। बंगाल भी हो सकता है कोई सुनियोजित योजना हो। अब आप और मैं तो बहुत छोटा, हमारी तो सोच उतनी है ही नहीं ना, राजनीति बहुत घटिया खेल है। आप और मैं जहाँ सोच नहीं सकते ना, वहां तक पॉलिटिशियंस का दिमाग चलता है। तो ये हम लोग तो ये दिमाग में भी नहीं आएगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। ईवीएम सही है, ठीक है, हमें नहीं पता। बंगाल में जो हुआ उससे हो सकता है हम सबको लगे कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूपी और आगे जो स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं उनका किसने क्या देखा है। चलिए जो भी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम सोच लें कि हमारे देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की हार और टीएमसी की विजय कहीं ना कहीं ये दिखाती है। अदरवाइज तो पूरे देश में लगने लगा था कि पसंद करो नापसंद करो, लेकिन जीतनी ये बीजेपी ही है। ऐसा ही पहले गलतफहमी कांग्रेस के साथ हुई थी, लेकिन कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी क्योंकि लोगों के विरोध में सारे काम करने स्टार्ट किए। अगर कोई भी पार्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बीजेपी है कांग्रेस है, अगर लोगों के विरोध में काम करेगी तो वो लंबी नहीं टिकनी चाहिए। और चाहे वो आपकी पसंदीदा पार्टी ही क्यों ना हो, जो देश का भला नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी थर्ड पार्टी हो, जो देश का भला नहीं कर सकते, उन्हें सत्ता में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता में रहने का हक उन्हीं को होना चाहिए। घर का बड़ा आदमी अगर पार्शियल हो जाए, गलत करने लगे, तो फिर वो बड़ा कहलाने के लायक नहीं होता। यही सरकार के साथ है। सरकार ना तो पार्शियल होनी चाहिए कि इस स्टेट को इतना देगी, और अब आप ऑक्सीजन के मामले को देख लो ना, दिल्ली ने कितने की डिमांड रखी, आबादी के अनुसार कितना उसको मिला, तो हाई कोर्ट ने फटकार तो लगाई है कि ये क्या लॉजिक होता है कि जब इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है तो इतना उनको आधा भी पोर्शन आप पूरा नहीं कर रहे हैं, कितने लोग मर गए। अब जैसे इसमें भी ये बात होती है ना कि भैया इनकी थू होगी तो सीएम की होगी, ये गलत है। ये जैसे इस टाइम पे भी अगर पॉलिटिक्स चल रहा है तो बहुत गलत है। तो हमारे देश में 5 शब्द हो गए। धर्मनिरपेक्ष बताया मैंने आपको, 2 बातें, भारत का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म बराबर है। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है, जब मन करेगा सरकार को लाएंगे, जब मन करेगा वोटिंग राइट का यूज करके खत्म भी कर सकते हैं। गणतंत्र का मतलब पद पैतृक नहीं है और उसका एक टाइम पीरियड है। प्रभु सत्ता संपन्न, हमारी मर्जी, इंटरनल मैटर्स में भी और एक्सटर्नल में, हम किसी के बाहरी दबाव में नहीं आएंगे। और समाजवाद, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए समाज की भलाई, उसके बाद की बातें। बहुत अच्छी बात है, 5 चीजें समझ में आई, लेकिन अब ध्यान से सुनो। ये समाजवादी शब्द, जो अब समाजवाद सोच रहे हैं ना, बहुत अच्छा शब्द है। ये मूल संविधान में नहीं था, मैंने अभी जिक्र किया। न ही मूल संविधान में ये शब्द था धर्मनिरपेक्ष। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो आपके मूल संविधान में शब्द नहीं थे वो हटाए भी जा सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि हटाए जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार सही ना समझे तो सरकार इन शब्दों को हटा भी सकती है। अगर ये 2 शब्द 1 सेकंड के लिए सोच के देखो हटा दिए जाएं तो भारत में रहेगा ही क्या। अगर धर्मनिरपेक्ष हटा दें और कह दें हिंदू राष्ट्र, तो बहुत बड़ी आबादी तो परेशान हो जाएगी, क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं, लेकिन हैं तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भी ना, वो कहाँ जाएंगे। अब जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी अगर ऐसे मनमानी की जाएगी। ऐसे ही समाजवाद तो धीरे धीरे सरकार खैर खत्म करती ही जा रही है, क्योंकि समाजवाद का मायने ही थे समाज की भलाई करना, और उसमें सारी चीजें जितनी आप सरकारी देखते थे ना, ये समाजवाद को टारगेट करके बनाई गई थी। सरकारी, चाहे वो सरकारी स्कूल थे, सरकारी अस्पताल थे, सरकारी बसें थी, कुछ भी सरकारी था, वो सब सरकारी धीरे धीरे करके जो बेचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अब सब चीजें धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ की तरफ जा रही हैं। और जब पूंजीपतियों के हाथ में जाएंगी तो हो सकता है वो कुछ दिन के लिए फ्री करें, कुछ दिन के लिए ऐसे दिखाएं कि हम बहुत भला करेंगे, लेकिन देखिए है इंसान ही ना, और हर पूंजीपति की इच्छा है प्रॉफिट कमाने की। चाहे आप होते, अपने आप को सोच के देखो भाई, तुम अगर अंबानी की जगह होते, पहले जब मैं छोटी थी ना तो मैं क्या सोचती थी कि अमिताभ बच्चन के पास इतने पैसे हैं, वो दान क्यों नहीं करता है, जैसे देश में इतने भिखारी हैं, गरीब हैं। फिर बड़े होके अकल आई कि किसी भी चीज को, गलत चीज को शय देना गलत होता है। जैसे अगर सब भिखारियों को भीख मिलने लग जाएगी तो भीख मांगना तो प्रोफेशन बन जाएगा। जब भिखारी भूख से मरेंगे ना तो आगे आने वालों को दिखेगा कि भीख मांगने से पेट नहीं भरता, कमा के पेट भरता है। यानी किसी भी इंसान को अगर गलत रास्ते से बचाना है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, हार्श होके कंडीशंस से सामना कराना पड़ेगा। तो बड़े होके मुझे समझ में आया कि ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, ये ऐसे क्यों नहीं लोगों को खाना खिलाते और ये सब कराते।
इसके पीछे लॉजिक है, नहीं तो लोग रोज का काम धंधा ही बना लेंगे भीख मांगने को। ये जो मुफ्तखोरी की आदत है ना, ये गरीब देशों में ज्यादा डाली जाती है। अमीर देश मुफ्तखोरी की आदत नहीं डालते, वो कमा के खाना सिखाते हैं। उनके देशों में काम किया जाता है एजुकेशन के ऊपर। आप पढ़ के देखो, जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जितने देश आते हैं, सब देश अपने यहाँ एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो आपको लाइफ में सेट होने लायक बनाती है, आप जिंदगी में कामयाब होने लायक बनते हैं। एजुकेशन आपका दिमागी विकास करती है, आपकी तार्किक बुद्धि का विकास करती है। एजुकेशन है तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा, आपको भीख मांगनी ही नहीं पड़ेगी। जो ये जितने गरीब देश है ना, यहाँ आप देखिए भिखमंगे लोग और ज्यादा जो इस तरह के होते हैं जेब कतरे, ये सब ज्यादा मिलते हैं। विदेशों में ये कम क्यों है? क्योंकि वो सबसे पहला टारगेट रखते हैं हमारी जो पीढ़ियां आए वो एजुकेशन के हथियारों से लैस हों। जो एजुकेटेड होंगे उनके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे कमाने खाने के। इन देशों में मेडिकल फैसिलिटी फ्री दी जाती है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं ना, ये सब फ्री दी जाती हैं। और यूके में तो बताते हैं, जैसे हमारे स्कूल में एक मैम थी, उनकी बेटी गई हुई थी, तो बताती थी कि उनका जब बेटा हुआ ना वहाँ पे, तो वहाँ पे सरकार की तरफ से, जैसे बच्चे के जन्म के बाद ना कई महीने बाद तक वहाँ से मिडवाइव्स होती हैं, जैसे अपने यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर मान लीजिए, वो आके संभाल के जाते हैं कि बच्चे की केयर ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन में देखो एक एक बच्चे का जन्म कितना कीमती है, वो एक जिंदगी को कितना महत्व देते हैं। एक हमारे यहाँ है, लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं, कितनी वीडियोज आजकल आप देखते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं, अंतिम संस्कार का वेट कर रहे हैं, पूरी पूरी लाइन है और लाइन की लाइन जला दी जाती है। मतलब भारत में लाइफ की वैल्यू है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोरोना में नहीं है, पहले भी नहीं थी। आपके यहाँ लाइफ की वैल्यू बहुत कम है, जबकि विदेशों में पॉपुलेशन कितनी भी हो, लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेडिकल फैसिलिटी फ्री है। तीसरा, उन लोगों ने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया डेवलप कर रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतने अच्छे कर रखे हैं कि उनकी रोड्स देखिए आप, कई बार देखा ना मूवीज में, या जो इंडियंस बाहर गए हैं वीडियोस बनाते हैं, तो आप देखो उनके रोड्स कितने मक्खनी रोड्स होते हैं, कितने बढ़िया, ना कोई ट्रैफिक की झंझट, ना कोई ऐसा कि भैया इतने गड्ढे हैं। भारत के रोड्स तो ऐसे हैं, कोई अगर विदेशी आके यहाँ ट्रेवल करे तो सोचेगा गड्ढों में ही रोड बना रखा है कहीं कहीं पर। ये हालत है हमारे देश की। तो ये जो विदेशी हैं, ये टैक्स इनकी सरकारें भी लेती हैं, टैक्स लेना भी चाहिए, बिना टैक्स के तो राजा महाराजा भी नहीं चले, आज की सरकार तो चलेंगी कहाँ से। लेकिन उस टैक्स का विदेशी बहुत बढ़िया यूज करते हैं, एजुकेशन को फ्री कर देते हैं। बहुत सारे देश हैं जो अमीर देश है ना, आप पढ़ के देखो उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ का कारण क्या है। वहां एजुकेशन पे बहुत ज्यादा सरकार इन्वेस्ट करती है, स्कूलों में सारी सुविधाएं होती हैं, और प्राइवेट स्कूल का कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे अमीर देशों में है ही नहीं, वहां सरकार ही चला रही है सारे स्कूल्स को। और वहीं पे अमीरों के, गरीबों के सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार के स्कूल हैं। सरकार के स्कूल हैं तो सबकी सुविधाएं एक जैसी हैं, वहां कोई पेमेंट नहीं करना। जहां एजुकेशन फ्री होगी और स्टैंडर्ड की एजुकेशन होगी, फ्री तो भारत में भी है, लेकिन आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उस एजुकेशन में मिलता क्या है और क्या कह के वो एजुकेशन दी जाती है। जैसे सरकारी स्कूलों में हमें तो ये बहुत बार सुनने को मिलता था कि अपना कागजी काम पूरा रखो बस, उसके बाद ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे काम ज्यादा करते करते अगर कोई फंस जाता ज्यादा काम करने वाला, तो लोग उसको टॉन्ट करते हैं कि और बन लो हीरो, किसने कहा था ऐसा पढ़ाने को और ये सब करने को, अपना कागजी काम रखो ना। मतलब अगर कोई आदमी कोशिश भी करता है ना, तो उसको कह के और पीछे खींच लिया जाता है कि क्या जरूरत है तुम्हें पचड़े में पढ़ने की, कोई भी दिक्कत हो गई तो नौकरी में बात आ जाएगी, अपना काम से काम रखो बस, कागजी काम पूरा रखो। कोई अफसर अधिकारी आए तो काम पूरा दिखाना है कागजों में, चाहे बच्चों को पढ़ना ना आए, लिखना ना आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम है। ये सरकारी स्कूलों का जो सिस्टम है ना, इतना ढर्रा जो खराब हो गया, तभी तो हमारी एजुकेशन इतनी फिसड्डी रह गई। प्राइवेट स्कूलों में इतना बुरा हाल है, फीस देने के बाद भी कुछ नहीं सीखते बच्चे। विदेशों ने ये सब चीजें फ्री कर रखी है, इसलिए वहां ना लोगों की वैल्यू है, वो ह्यूमन रिसोर्स बन गए। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में ना तो एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम है, मेडिकल फैसिलिटी तो अब से बेहतर मैं क्या एक्सप्लेन करूं कि कैसी हालत है हमारे देश की, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपनी रोड्स को, अपने आसपास के जितने सरकार ने काम कर रखे हैं, पीडब्ल्यूडी ने रोड्स बना रखे हैं, चाहे नेशनल हाईवेज देख लीजिए या फिर अपने जो ये स्टेट हाईवेज है ये देख लीजिए, गाँव की सड़कें देख लो, शहरों की सड़कें देख लो, तो इनसे आपको आइडिया लग जाएगा। ये है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इतना बेसिक काम सरकार कर देगी ना, तो आपके यहाँ सब पढ़े लिखे होंगे, काबिल होंगे, भूख से कोई मरेगा नहीं, क्योंकि सब पढ़ लिख के कमाने खाने के जरिए ढूंढ सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी भूखा थोड़ी मरता है, उसके पास तो ऑप्शंस होते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा ना पढ़े लिखे को, तो वो पढ़ाई लिखाई से जुड़ के भी पैसा कमा लेगा। दिक्कत वहां है जब पढ़ाई लिखाई डिग्री तो है, लेकिन असलियत में नहीं आती, जो हमारे देश में है खासकर।
तो ये 5 शब्द मैंने आपको समझा दिए। साथ साथ क्या बताया, ना तो ये ओरिजिनल में था और न ये ओरिजिनल में था, ये सब बाद में आए हैं। और जो बाद में आते हैं उनको हटाते भी सरकार को देर नहीं लगती। तो अगर सरकार इनको हटा देंगी तो फिर दिक्कत में आ जाएगी बात, और ये कोई नहीं जानता कि कब इनको हटा दिया जाए। अब समाजवाद वाली जो चीजें थी, धीरे धीरे करके हम देख तो रहे हैं पूंजीवाद की तरफ हमारे देश का झुकाव दिखता जा रहा है। हर चीज आपके सामने, पिछले लॉकडाउन में याद कीजिए, धीरे धीरे करके बेच तो दी गई। LIC पे पहले आंख बंद करके विश्वास करते थे कि एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लाइफ इंश्योरेंस में तो आपका पैसा मरता नहीं है, लेकिन अब LIC भी प्राइवेट कर दी गई है, हर चीज प्राइवेट कर दी गई है। तो जब ये सब चीजें होंगी तो देश में तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। चलिए, जो होगा उसके लिए हम तैयार रह सकते हैं अपने आप को लायक बना के, और कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम बदलने में कुछ साल लगेंगे अभी, क्योंकि अभी सिर पे से पानी गया नहीं ना, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सोए पड़े हैं जिनको समझ ही नहीं है। चलो, ये हमारे संविधान की बेसिक सारी बातें मैंने आपको बता दी। 2-3 चीजें और बता दूं, इसके बाद फिर कल से हम बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। 2 शब्द पढ़ने में आएंगे, एक होगा संसदीय व्यवस्था और एक होगी संघात्मक व्यवस्था। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में संसदीय को कहेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम और इसे कहेंगे फेडरल सिस्टम। पार्लियामेंट्री और फेडरल, ये हैं क्या? संसद आप जानते हैं ना, संसद का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे? एक संगठन है, जैसे एक परिवार मान लीजिए, आपका परिवार है, आपके परिवार में पापा मम्मी दादा दादी भाई जो भी चाचा चाची हैं, आप हैं, इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक परिवार मान लें जिसमें 3 चीजें आती हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ये 3 चीजें आती हैं। तो एक फैमिली है जिसको आप संसद मान लेते हैं अपने दिमाग में, ताकि हम आसानी से याद कर पाएं। इसके 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति मैंने बताया आपके देश में पद पैतृक नहीं है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है। लोकसभा राज्यसभा अगले स्टेप में पढ़ेंगे। तो आपके देश में संसदीय व्यवस्था है, इसका मतलब ये चीजें हैं, इसको आप संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और आपने ये कहाँ से सीखी है? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ने ही आपके देश में 200 साल तक राज किया, तो उनके चीजों को हमने बहुत कुछ अच्छी बातों को कॉपी कर लिया, और अच्छाई को सीखने में, कॉपी करने में बुराई नहीं होती। अंबेडकर जी ने कहा था। लोकसभा उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम है, हमने उसको लोकसभा बना दिया। उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, LORDS, तो उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स को राज्यसभा कहते हैं। और उनकी महारानी ब्रिटेन की ही टक्कर में आपने अपना राष्ट्रपति बना लिया। बस एक अंतर है, उनकी महारानी ब्रिटेन जो है वो पद पैतृक है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो राजतंत्र की पहचान है। आपका राष्ट्रपति पद पैतृक नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आता है, आप राजतंत्र नहीं है, आपके देश में गणतंत्र व्यवस्था है। उनके यहाँ रानी महारानी का ही फैमिली का आदमी रानी महारानी बन सकता है, कोई बाहर के खानदान का इंसान बैठ के महारानी या महाराजा नहीं बन सकता। और उनकी ये जो महारानी है ना प्रेजेंट में, एलिजाबेथ, ये 50s से चली आ रही हैं, जब तक जिंदा रहेंगी तब तक यही रहेंगी। उनके पोते पड़पोते सब हो गए, लेकिन अभी महारानी के नाम पे वही बैठी हुई हैं। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है, संघ का मतलब फेडरल। पहली चीज, ये शब्द आपके लिए संविधान में बिल्कुल नहीं लिखा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, नहीं, ये आपने एज्यूम कर लिया। कैसे आपने सोच लिया? क्योंकि आपके देश में 2 स्तर हैं सरकार के, एक केंद्र सरकार जिसकी जिम्मेदारी है पूरे देश का ध्यान रखना, और एक आपकी राज्य सरकार जिसको आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसको आप कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, जो आपका मन करे आप वो कह दीजिए, दोनों का मतलब एक है। तो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों अपने अपने काम करती हैं। और देखो, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी आके बोलते थे कि पूरे देश में लॉकडाउन है। इस बार मोदी जी ने क्या कहा? इस बार मोदी जी सामने ही नहीं आते, आपने देखा होगा ना, लाइव आते ही नहीं बिल्कुल भी। अभी आजकल में मैं सर से बातचीत भी कर रहे थे हम लोग आपस में कि मोदी जी वैसे तो जब देखो, जब टीवी पे भाइयों और बहनों मित्रों भाषण दिया करते थे, अब मोदी जी बिल्कुल गायब हैं। भाई कुछ भी ना हो, खराब स्थिति है, हम भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम 12 साल अकाल पड़ा था, लोग मरे थे, जानवर मरे थे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि अपने काम पे आदमी राजगद्दी पे बैठना छोड़ देगा। इस दौर में देश में मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? तब भी राष्ट्रपति को, ये प्रधानमंत्री को आके, क्योंकि प्रधानमंत्री मेन हेड है आपका, राष्ट्रपति तो फॉर्मल हेड है आपका, ये तो मेन हेड है ना जिसके पास पावर है, तो इनको आके कम से कम कोई इंस्ट्रक्शंस ही दे दें कि लोग क्या सोचें, क्या करें। इस टाइम पे लोगों के अंदर मोटिवेशन भरने
का काम देश के सबसे बड़े मुखिया का होना चाहिए। और जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लोग पागलों की तरह कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर, जिनके घर के लोग मर रहे हैं, आप सोच के देखो उन पे क्या बीत रही है। अपने आप को सोच के देखना, जैसे किसी की माँ उसकी आंखों के सामने मर रही है, किसी के पिताजी क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो इससे बड़े और क्या त्रासदी देखेगा देश। और इस टाइम में देश का मुखिया बिल्कुल जबान पे पट्टी लगा के बैठ गए। ये गलत है, बहुत गलत है। ये लोकतंत्र है, यहाँ हमारा हक है कि देश का क्या प्लान है। अगर देश में ये मुसीबत और 6 महीने चल गई तो देश क्या करेगा। सारा सब कुछ बंद हो गया इस टाइम पे, कितना बड़ा आप ये देखिए इकोनॉमी का नुकसान होगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था याद करो, पिछले साल -24 पे जाके रुकी थी, -24। अब सोचना जरा, इस पूरे साल, पिछले साल तो कोई कमाई थी नहीं, इस पूरे साल टैक्स कहां से भरेगी जनता। जब टैक्स नहीं आएगा तो सरकार फिर कह देगी जी हम तो खाली हैं, हमारे पास पिछले साल ही कुछ नहीं था। पिछले साल क्या हालत थी। इस साल तो ना कोई एनजीओ काम कर सकती है क्योंकि पैसा नहीं है ना भाई। एक बार त्रासदी आती है ना तो समाज के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब फिर से त्रासदी आ गई। अब ऐसा अगर 4 साल चल गया तो देश कहां जाएगा, तो ये किसी को नहीं पता, लेकिन जिम्मेदारी उसकी है। अब घर में कोई दिक्कत आती है, बच्चे थोड़ी चिंतित होते हैं, चिंतित होता है घर का सबसे बड़ा आदमी। तो ये आज देश की जो दिक्कत है ना, यहाँ पूरा देश चिंतित है, लेकिन पीएम को लाइव आके बोलने की फुर्सत नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि मोदी जी हैं, यहाँ कोई भी होता, ये उसकी जिम्मेदारी होती कि वो आके कोई गाइडेंस तो दे, कोई प्लान तो बताए देश के लिए कि क्या है अगला प्लान। अगर ये मौतें इसी तरह चलती रही तो देश में क्या होगा। जिनके घरों से लोग जा रहे हैं वो क्या सोच के बैठे हैं अब, और अगली पीढ़ी जो पढ़ नहीं पा रही है, इनके लिए क्या प्लान है। तो सिर्फ सरकार में बैठने से मतलब नहीं होना चाहिए, सरकार को चलाना भी सीखना चाहिए। और ठीक है, आपदा है, बहुत बड़ी महामारी है, उनके हाथ में नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि उनके हाथ में खत्म करनी, लेकिन फिर भी कुछ अर्जेंट स्टेप्स तो लिए जा सकते हैं। सरकार कुछ तो करेगी। अब आप देखिए आज के टाइम में आपको पता ही नहीं कि आपके देश की प्लानिंग क्या है, कारण न पीएम कुछ बोलते हैं न सीएम कुछ बोलते हैं। पीएम ने कह दिया हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पे काम कर लो, सीएम को बोल दिया। सीएम का आपने पढ़ा होगा, सीएम ने कह दिया, हर सीएम ने, कि अपने अपने डीसी देख लो। डीसी कौन, जिले का मुखिया जो आईएएस अफसर है। तो जिसका मन करे डीसी का वो लगा दो लॉकडाउन, जिसका ना मन करे मत लगाओ। मतलब तुम्हारी ये तो चलो, डीसी तो चलो भाई सरकारी अफसर है, पेपर पास करके दिमाग यूज करके वहां तक बैठा है, सही डिसीजन लेगा, हमें इतना विश्वास है। लेकिन तुम्हें जिसको जनता ने सारी पावर दी थी, इतना बड़ी सीट पे पहुंचाया था, उसने सब चीजें अपने पल्ले झाड़ लिए हर एक ने, और कह दिया ये राज्य वाले अपने आप देखें। राज्य ने कह दिया डीसी जिले वाले अपने आप देखें। वाह भैया, ये कैसा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र इसी को कहते हैं, तो फिर लोगों को सच में पावर दिखानी भी चाहिए कि लोकतंत्र के असली मायने क्या है। चलो, संघात्मक में 2 स्टेजेस पढ़ ली हमने, संसदीय के 3 पार्ट पढ़ लिए। अब ये टॉपिक बेसिक सारी समझ तुम्हें आ गई होगी। कल से हम किताब के पेजेस से एक एक पॉइंट को मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे किताब के, क्योंकि मैंने किताब के हर एक पॉइंट को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। 5-6 क्लासेस हो गई ना, इन सब में मैंने आपको चैप्टर करा दिया पूरा। कल से किताब से पढ़ा के फिर आप देखोगे लगभग 99% चीजें सारी किताब वाली ही। थैंक यू।